This man said people want dignity. Okay, dear friends and viewers, good morning to everybody on this Saturday. मैं पिछले 1-2 सैटरडे से अनुपस्थित रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो मैं उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट कहना चाहूँगा जो 2022 के मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई करके उन्होंने अपनी जगह बनाई है। अभी एक्चुअली मैं इंटरव्यू प्रोग्राम में थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा बीच में हो सकता है 1-2 सैटरडे में गैप करूँ, लेकिन फिर इस सैटरडे को आने को मन मचलने लगा तो मैंने सोचा एक बार फिर आप लोगों से कम्युनिकेशन या संवाद स्थापित करूं। मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं जब ये टॉपिक लेकर आया हूं, मेरे टॉपिक को देखिए, क्या चीन सोवियत रूस के रास्ते जा रहा। मीनिंगफुल टॉपिक है क्योंकि हमने यह नहीं कहा कि क्या चीन रूस के रास्ते जा रहा, गौर करने वाली बात है। मैंने ये कहा कि क्या चीन सोवियत रूस के रास्ते जा रहा। तो मुझे लगता है कि मेरी इस पीढ़ी के स्टूडेंट्स भी अब अच्छी तरह जानने लगे हैं, विशेषकर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन की घटना के बाद सोवियत रूस में उनकी भी दिलचस्पी हो गई है कि आखिर सोवियत रूस क्या था। लेकिन सोवियत रूस यहाँ हमारे विचार का विषय नहीं, यहाँ हमारे विचार का विषय है चीन का वर्तमान नहीं बल्कि चीन का इतिहास, और चीन कैसे इतिहास वर्तमान को आकार देता है। घटना में वर्तमान पर ही रहूंगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस डिक्टम को हमेशा याद रखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। इतिहास उस तरह तो दोहराता नहीं है, एक सेंस में कहिए तो नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि एक नेचुरल साइंस नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर आप इतिहास में झांकेंगे तो वर्तमान की बहुत सारी व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी। मैं पहले आपका ध्यान उस न्यूज़ की तरफ आकर्षित करना चाहता। आपने 2 तरह के न्यूज़ देखे। एक प्लेन पेपर शीट से चाइनीज लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे और वो चिल्ला रहे दे आर जस्ट क्रेविंग फॉर फ्रीडम। दूसरा आपने देखा चाइना ने हमारे बॉर्डर का फिर एक बार इंक्रोचमेंट किया तावांग रीजन में। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्टिविटी है? मैं इस लेक्चर में यह भी दिखाना चाहूँगा कि कनेक्टिविटी होती है, और वह कनेक्टिविटी आज से नहीं, हम 1959 से ही देख रहे हैं। तो चलिए उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये लेक्चर है वो दूसरी वाली घटना पर नहीं, बल्कि आपने जो न्यूज़ में पहली वाली घटना देखी है चीनी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन, उसके आधार पर टिका हुआ है। क्योंकि ये मेरा टॉपिक है कि क्या ये सोवियत रूस के रास्ते जा रहा। तो एक्चुअली सोवियत रूस में हुआ क्या था, कौन सी ऐसी घटना हुई थी। यहाँ आप व्लादिमीर पुतिन का फेस नहीं देख रहे, यहाँ आप देख रहे मिखाइल गोर्बाचोव का चेहरा, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव के समय ही वह जियो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन हुआ था जिस कारण से सोवियत रूस कोलैप्स किया था। लेकिन मैं यहाँ इस तरह की इस दिशा में नहीं सोच रहा कि चाइना कोलैप्स करेगा। हाँ, चाइनीज कम्युनिज्म कोलैप्स कर सकता है, और सोवियत रूस में दुर्भाग्यवश सोवियत रूस कुछ अपने खास जियो पॉलिटिकल या कह सकते हैं सोशल नेचर के कारण उसका कोलैप्स हुआ था। लेकिन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में अगर चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया को आप अपवाद में रखें तो बाकी कोई भी देश टूटा नहीं था, केवल वहाँ पर कम्युनिज्म की सत्ता गिर गई थी। तो थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। तो मेरे लेक्चर का 2 विषय होगा। एक कि क्या जिस समय चारों तरफ एक तरह से सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट सिस्टम कोलैप्स कर रहा था और उन सब का मुखिया सोवियत रूस जिस समय अपने फाइनल डिमाइस की तरफ बढ़ रहा था, उस समय चीन कैसे बचा रहा, चीन क्यों बचा रहा, क्या इसकी जड़ चीन के इतिहास में है? नंबर 1। नंबर 2 विचार का विषय होगा कि चीन कब तक बच पाएगा। जो अभी आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, क्या यह अंतिम डेमोन्स्ट्रेशन होगा? चीनी लोगों की स्वतंत्रता की आकांक्षा क्या इसी तरह से दबाई जाती रहेगी, या भविष्य में यह कोई
घटना का रूप ले सकती है। तो आप जानते हैं कि इतिहासकार की अपनी एक प्रोफेसी होती है, तो उस लिहाजन अगर आप कहें तो इतिहास के पन्नों से अगर आप झांक कर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि बदलाव को अधिक समय तक नहीं रोका जा सकेगा। आई हैव टू शेयर दिस आइडिया विथ यू पीपल। तो चलिए हम इसको कहाँ से शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं कि एक दुनिया में एक बड़ा ही रिवोल्यूशनरी चिंतक का उद्भव हुआ जो था कार्ल मार्क्स, 19th सेंचुरी। उसने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया से पूंजीवाद की सत्ता मिट जाएगी और वर्कर्स का शासन स्थापित होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही उसने दुनिया भर के वर्कर्स को आह्वान कर लिया था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू आर नथिंग टू लूज एक्सेप्ट द चेन्स और द चेन्स ऑफ सॉरो। आप दुखों की श्रृंखला के अलावा आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो कार्ल मार्क्स एक हिस्टोरियन कम और साइंटिस्ट की तरह बात करता है और अपने रेवोल्यूशन की जो प्लानिंग देता है कि ऐसे होगा, ऐसे वर्कर्स आएंगे, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, मोर एक्सप्लॉयटेशन, मोर क्लास कॉन्शसनेस एमंग वर्कर्स। जैसे जैसे श्रमिकों का शोषण होगा उनमें वर्गीय चेतना आएगी, फिर वो आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर एक तरह से सर्वहारा क्रांति लाएंगे और पूरी दुनिया में वो बुर्जुआ का वो पूंजीवाद की सत्ता मिट जाएगी। शुरू होगी एक देश से, और उस देश उनका जो आइडियल कंट्री था वो ब्रिटेन या जर्मनी था, जो नहीं हो पाया। और सोवियत रूस की तो रूस की तो उसने परिकल्पना तक नहीं की थी। लेकिन खैर कार्ल मार्क्स बेचारा 1883 में निराश होकर मरा। उसकी आंखों के सामने कहीं भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन सफल नहीं हुआ। अब पहला देश जिसने एक कम्युनिस्ट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया वो था सोवियत रूस। और सोवियत रूस पहला देश था, पूरी दुनिया उसमें चौंक गई। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों में झांक कर देखेंगे तो सोवियत रूस के उत्थान और पतन का पूरा श्रेय कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म को दिया जाता है। परंतु सच्चाई ये है कि मार्क्स सोवियत रूस में कम ही आपको दिखेगा, क्योंकि ना तो सोवियत रूस में कम्युनिज्म की स्थापना मार्क्स के सिद्धांतों पर हुई और ना ही उसका खात्मा मार्क्सवाद की कमजोरी के कारण हुई। ये सोवियत रूस का अपना एक्सपेरिमेंट था और ये दुनिया भर की कम्युनिस्ट कंट्रीज का अपना अपना एक्सपेरिमेंट रहा है। विशेषकर जो चाइना है उसका भी अपना एक एक्सपेरिमेंट है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने क्या किया, जैसे उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा की क्रांति होगी, लेकिन उसका जो शिष्य था व्लादिमीर लेनिन, उसने कोई सर्वहारा वगैरह को अपने साथ नहीं लिया। उसने मुट्ठी भर अपने चुने हुए बोल्शेविक पार्टी, जो वहाँ की लोकल पार्टी थी, उसके कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। उसकी सहायता से उसने करेंस्की की सरकार को गिराकर कम्युनिस्ट सिस्टम को ऊपर से आरोपित कर दिया। अब समस्या आई कि सोवियत रूस में व्यवस्था कौन सी कायम होगी। तो इसमें कार्ल मार्क्स महोदय चुप थे। कार्ल मार्क्स महोदय ने केवल क्रांति की बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई एक निश्चित ब्लूप्रिंट नहीं रखा था कि आखिर आपकी जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित होगी उसमें मोड ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा। तो खैर चलिए, कार्ल मार्क्स ने तो इसका कोई सॉल्यूशन दिया नहीं। तो लेनिन ट्रायल एंड एरर के मेथड से बढ़ा और उसने भी एक व्यक्ति एक पार्टी की तानाशाही, चूंकि कार्ल मार्क्स ने ऑलरेडी कहा था कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास, उन्होंने सर्वहारा वर्ग के नाम पर एक पार्टी की तानाशाही। उसने कार्ल मार्क्स ने तो सर्वहारा की तानाशाही की बात कही थी, लेनिन ने एक पार्टी की तानाशाही स्थापित की। 1924 में जब लेनिन गुजर गए तो वर्चुअली सत्ता को यूजर्प कर लिया एक उनके, जिसको वो नहीं चाहते थे अपने उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था जिसका नाम था स्टालिन। तो स्टालिन ने उसको यूजर्प कर लिया पावर को। उसके बाद स्टालिनवाद का जब फेज आता है तो एक पार्टी की तानाशाही एक व्यक्ति की तानाशाही में बदल जाती है। अब समझ सकते हैं। अब जो सोवियत रशिया ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो वर्चुअली आप कह सकते हैं वह वन मैन रूल, वन पार्टी रूल। ऊपर एक पुलित ब्यूरो का गठन होता था, एक जनरल सेक्रेटरी का पद था, एक नाम मात्र का प्रेसिडेंट था। इलेक्शंस तो बस अपनी पार्टी के अंदर ही, वो भी नहीं, इलेक्शंस तो वर्चुअली क्रश कर दिया गया था। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था ऊपर एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर तक कायम हो गया था। हर ढंग की स्वतंत्रता को दबा दिया गया आर्थिक समानता के नाम पर कि सोवियत रशिया एक बेहद आर्थिक समानता के युग में प्रवेश करेगा और वह एक आर्थिक क्रांति लाएगा। तो सोवियत रशिया ने जो अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए, इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया, सब कुछ, उसमें लोगों की स्वतंत्रता कुर्बान हो गई।
अब पूर्वी यूरोप में जो समाजवादी देश हैं वहां पर भी साम्यवादी सरकार स्थापित होने का बड़ा ही एक नायाब तरीका था। उसका तो और भी इंटरेस्टिंग बात हुई, रशिया में तो चलिए एक पार्टी भी फंक्शन कर रही थी। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में आप जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखेंगे तो एक समय था कि जर्मनी पूर्वी यूरोप के देशों को जीतता चला गया था। लेकिन आपको पता ही होगा कि जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया था एंड इट बिकेम अ मेजर क्वेश्चन फॉर सर्वाइवल ऑफ सोवियत रशिया। परंतु सोवियत रशिया ने जर्मनी के अगेंस्ट में सफलता पाई और जर्मनी को जब वो खदेड़ते हुए निकला, उसी क्रम में पूर्वी यूरोप के जो देश थे, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रुक रहा, नहीं तो मैं आपको मानचित्र में दिखाता, क्योंकि मेरे लेक्चर की दिशा कहीं अलग है। अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो फिर हमें विलंब हो जाएगा, या फिर आपके लिए भी थोड़ा सफोकेटिंग हो जाएगा, या फिर हम अपने मूल बिंदु से डाइवर्ट कर जाएंगे। इसलिए मैं मूल बिंदु पर आने के लिए आतुर हूँ, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता रहा कि अब वो पूर्वी यूरोप में जब सोवियत रशिया ने जर्मनी को खदेड़ा तो सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोप को ऑक्युपाई कर लिया, उसी पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करके स्टालिन ने ऊपर से वहां साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी। वहां तो साम्यवादी सरकार की कोई जड़ ही नहीं थी, वो तो रशिया का सैटेलाइट स्टेट बन गया कि सोवियत रूस का सैटेलाइट स्टेट था। जब तक सोवियत रूस में साम्यवाद को जिंदा रहना था, तब तक पूर्वी यूरोप के देशों में उसे जिंदा रहना था। अब जो साम्यवादी विचार है पूरे दुनिया में तेजी से फैली। भारत में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, पश्चिमी देशों में भी, ब्रिटेन में भी हुई, फ्रांस में भी हुई, हर जगह हुई। लेकिन वहां पर बुर्जुआ पार्टी ने कहीं उसे कामयाब नहीं होने दिया। एशिया में पहला देश चीन था जहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी कामयाब हुई, क्योंकि चीन का भी अपना एक अलग इतिहास था। और वहां पर एक सीपीसी पार्टी का 1921 में गठन हुआ, जिसके लीडर बने माओ सेतुंग, जो बड़े ही फायरी लीडर थे। और फिर माओ सेतुंग ने जो क्रांति की या क्रांति को सफल बनाई, तो 1949 में माओ सेतुंग के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की क्रांति, कम्युनिस्ट क्रांति सफल रही और यहाँ पर एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, यह जो कम्युनिस्ट सरकार चीन का थी, वो अपने स्वरूप में, अपने मेथड में, अपने तौर तरीकों में, वो कहीं ना कहीं रूस से बिल्कुल अलग हो गई। क्योंकि सोवियत रूस में आप देखेंगे कि वहाँ पर वर्कर्स की बात हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात हो रही थी। लेकिन माओ सेतुंग ने एक बात को समझा, उसने सोचा कि अरे चलो जरा मैं एक बात को सोचता, एक बात को समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसका ये मानना था कि भाई हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, वर्कर्स की संख्या भी मात्र 1% है। तो अगर हम सोवियत रशिया के नक्शे कदम पर या इंडस्ट्रियल कंट्रीज के नक्शे कदम पर अगर हम चलना चाहें तो हम तो सफल नहीं होंगे। उसने क्या किया, उसने घोषित किया कि देखो भाई, चूंकि कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने सभी यही घोषित किया था कि सर्वहारा यानी प्रोलेटेरिएट सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स है। इसने कहा, माओ सेतुंग ने 1927 में अपने एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कहा कि नहीं, चीन में सर्वहारा पहले किसान होगा, एंड उसने किसानों को सर्वहारा घोषित किया। और आप समझ सकते हैं कि चीन में 85% किसान का पॉपुलेशन था। उस पॉपुलेशन के सपोर्ट के बिना वहाँ पर कोई कम्युनिस्ट या कोई भी पार्टी सफल हो ही नहीं सकती थी। तो चलिए, उसने बड़ी सफलतापूर्वक कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित किया। एंड चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर यू विल मैनिफेस्ट अ पॉपुलर रेवोल्यूशन इन फेवर ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब वह एक पॉपुलर रेवोल्यूशन का परिणाम था। भले देखिए, सर्वहारा अब जहाँ हो ना हो, ये तो सर्वहारा अपने आप में बड़ा ही विवादास्पद टर्म है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर कहीं जन इच्छा शामिल रही साम्यवाद में, तो वह निश्चय ही सोवियत रूस नहीं था, वह निश्चय ही पूर्वी यूरोप के देश नहीं थे। अगर वह था तो चीन था। तो चलिए, अब चीन में माओ सेतुंग एक बड़ा ही अजीब फिगर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो माओ सेतुंग है उसके विषय में कहा जाता है कि वह एक ऐसा फिगर है जो आपने कोई मूवी देखी होगी। मूवी में देखते हैं कि जो हीरो है वह मूवी के आधे पार्ट में हीरो रहा और उसके सेकेंड हाफ में जाके वो विलेन हो गया, खलनायक हो गया। वही है माओ सेतुंग। माओ सेतुंग वॉज अ वेरी फायरी लीडर इन चाइना। चाइना इस बात का ऋणी है कि वहाँ पर अगर साम्यवाद सफल हुआ तो उसमें माओ सेतुंग के उस प्रोग्रेसिव लीडरशिप का बहुत बड़ा, उसकी प्रगतिशील नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 1959 के बाद चीन के डिवास्टेशन में भी माओ सेतुंग का बहुत बड़ा रोल रहा। जैसे मैं, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द फैक्ट
कि माओ सेतुंग भी स्टालिन की तरह अपने आदर्श पर चल रहा था और उसे भी एक व्यक्ति या एक पर्सनालिटी कल्ट की उतनी ही भूख थी जितना सोवियत रूस में स्टालिन की थी। अब सोवियत रूस में एक घटना हुई 1953 में, वहां पर स्टालिन का जब डेथ हुआ तो उसका उत्तराधिकारी बना ख्रुश्चेव। और ख्रुश्चेव आने के बाद उसने, जबकि कम्युनिस्ट किसी भी कम्युनिस्ट सरकार में इस तरह की परंपरा नहीं थी, ख्रुश्चेव ने आने के बाद पूरी स्टालिन के अगेंस्ट में उसने एक जिहाद छेड़ दिया और उसने स्टालिन की खुली आलोचना पब्लिक मीडिया में की, जो दुनिया भर के कम्युनिस्टों ने सुना। इस बात से माओ सेतुंग डर गया। उसको लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि भाई अब हम कहीं आज जो स्टालिन के साथ घटित हुआ है कल मेरे उत्तराधिकारी भी मेरे साथ वही करे। तो पहला तो 56 में तो खैर वो थोड़ा डरा और उसी समय सीपीसी में, माने जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी बैठक चीन में हुई और वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात को स्पेसिफाई किया कि देखिए हमारे यहाँ पर्सनालिटी कल्ट नहीं होगा, हमारे यहाँ केवल एक सिंगल सेंट्रल लीडरशिप नहीं होगा, यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होगा। मतलब चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का जो सेंट्रल कमेटी था उसने इस बात का निर्णय लिया कि भाई हम सोवियत रूस के रास्ते पर पर्सनालिटी कल्ट और वन मैन रूल पर नहीं चलेंगे। लेकिन यहाँ तो स्टालिन के मन, यहाँ तो माओ सेतुंग के मन में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। तो माओ सेतुंग ने 1959 में एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसको कहते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोगों ने लंबी छलांग वाली नीति के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि बार बार ये चीज़ें झांक कर आती है। मतलब माओ सेतुंग के दिमाग में एक सनक सवार हो गई कि हम चीन को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, रशिया से भी आगे ले जाएंगे, क्योंकि उसकी जो भी थोड़ी बहुत निष्ठा थी वो स्टालिन के साथ थी। और जब स्टालिन का एरा समाप्त हुआ, जब ख्रुश्चेव आया सोवियत रूस में, तो अब माओ सेतुंग को लगने लगा कि हाँ वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसके लीडरशिप में तो हमें कहीं नहीं जाना, बल्कि अब उसके मन में महत्वाकांक्षा होने लगी, ये स्टालिन जैसा एक स्ट्रांग लीडर चला गया, ये कमजोर लीडर आया है, तो अगर चीन में मैं अपने आप को स्ट्रांग लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर लूँ तो दुनिया भर के कम्युनिस्ट लीडर्स हमें नेता मान लेंगे सोवियत रूस के अगेंस्ट में। इसी क्रम में उसने दो काम किया। उसने कहा कि पहले चाइनीज इकोनॉमी को बढ़ाना है और उतना ही स्ट्रांग बनाना है, सोवियत रूस से भी आगे बढ़ाना है, उसकी महत्वाकांक्षा थी। तो उसने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। सबसे पहले जो कृषि था, एग्रीकल्चर था, उसका कलेक्टिवाइजेशन किया, उसको सामूहिकीकरण कहते हैं। मतलब एक कम्यून सिस्टम बनाया और कहा कि देखो किसानों के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहेगी, बल्कि किसान लोग मिलजुल कर खेती करेंगे और जो उत्पादन होगा उत्पादन आपस में बांट लेंगे। एक एक्सपेरिमेंट उसने कम्यून सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर का किया, यानी कृषि का कम्यून पद्धति। और दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया कि प्रत्येक घर के पिछवाड़े में एक इस्पात की भट्ठी होगी और जितने भी लौह उपकरण हैं छोटे छोटे वो लोग खुद बनाएंगे। ये दोनों में उसने काफ़ी पैसे खर्च किए, लेकिन ये ऐसा एक डिवास्टेशन चाइनीज इकोनॉमी का हुआ कि कहा जाता है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में पढ़ते होंगे या कहीं सुनते होंगे, उस समय लगभग 4.5 मिलियन लोग चीन में भूख से तड़प कर मर गए। वो बंगाल के अकाल से भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट उसके द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के द्वारा हुआ। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि घर में आग लग गई घर के चिराग से, वही चरितार्थ कर दिया माओ सेतुंग ने। वह था चीन में गरीबों को रोटी पहुंचाने वाला वो मसीहा, गरीबों के मुख से रोटी छीन ली। अब तो माओ सेतुंग को डर होने लगा कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरा पत्ता कट जाए। तो उसने, एक तो उसके मन में भय हुआ, तो पहले तो उसने सोचा कि चलो हम पहले चीनी लोगों का ध्यान आंतरिक बातों से हटाकर बाह्य बातों की तरफ मोड़ते हैं और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की ऐसी भावना पैदा करते हैं कि वह इस चीज को भूल जाएंगे। अब उसने इंडिया के साथ नाहक बॉर्डर क्लैश करना शुरू कर दिया। वही समय है कि धीरे धीरे चाइनीज आर्मी ने इनक्रोच करना शुरू किया और विशेषकर जब तिब्बत में जब रिवोल्ट हुआ और जब दलाई लामा भागकर भारत आए तो सारा ओनस उसने इंडिया के सिर मढ़ दिया कि इंडिया हमारे यहाँ लोगों में डिसकंटेंटमेंट पैदा कर रहा है। तिब्बत को तो पहले ही जीत चुका था। इस तरह से आप देखते हैं कि उसका एक धागा, जो माओ सेतुंग की लीडरशिप की विफलता की एक धागा भारत की तरफ आने लगी। और 1962 में तो उसने एक फुल फ्लेजेड वॉर करके इंडिया को डिसग्रेस करने की कोशिश की। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए एक्चुअली चीन की स्थिति यह है कि जैसे कोई गली में पिट जाता है और अपना गुस्सा घर पर आकर अपनी बीवी को पीट कर उतारना चाहता है,
तो चीन यह भूल जाता है कि इंडिया एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और प्रेस्टिजियस कंट्री है और वो हमेशा इंडिया से लोहा लेने की कोशिश करता है। चलिए, उस समय हम लोगों को आज़ादी मिली थी और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी विदेश नीति में आदर्शवाद से प्रेरित थे, चीन के लिए तैयार नहीं थे, उसने हमें अपमानित कर दिया। लेकिन अब वह स्थिति नहीं रह गई है, अब स्थिति बहुत बदल गई। पिछले, आप कह सकते हैं, पिछले 5-6 दशकों में। तो अब चाइना का ये नीति बेहद विफल होने वाली है और पहले हुई भी है, डोकलाम में हुई भी है, 2018 में हमारे लीडरशिप ने उसका खुलकर जवाब दिया है और अभी भी स्थिति आप देख रहे हैं जो ये हो रही है। खैर चलिए, तो इसका सूत्र यहाँ तक जाता है। अब माओ सेतुंग एक दूसरी चिंता सताने लगी कि यार हमारे अंदर कोई कू ना आ जाए, मैंने कोई तख्ता पलट ना हो जाए, गलती तो हो चुकी, मन ही मन तो उसका रियलाइजेशन हो रहा था, परंतु उनका एक्सपेरिमेंट विफल हो जा रहा था और धीरे धीरे वह लीडर सनकी बनता जा रहा था। उसने सोचा कि चलो हम पार्टी को पर्ज करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। उसने एक नीति चलाई जो 1966 से 1976 उसके डेथ तक चला। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कल्चरल रिवॉल्यूशन, सांस्कृतिक आंदोलन। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस कल्चरल रेवोल्यूशन या सांस्कृतिक आंदोलन, यह नीति क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तुरी जो सांस्कृतिक आंदोलन है वह बेसिकली उसका दावा यह था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारे बुर्जुआ घुस चुके हैं, तो बुर्जुआ से हमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को प्यूरिफाई करना है। बुर्जुआ कहते हैं मध्य वर्ग को। तो मध्य वर्ग के कुछ तत्व घुस चुके हैं और सर्वहारा के हक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो बुर्जुआ को निष्कासित करने के लिए हमको चीन में फिर एक बार साम्यवाद के विचारों को फैलाना होगा। और सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर उसने अपने पर्सनालिटी कल्ट, अपने व्यक्तित्व वाले कल्ट को प्रोत्साहन दिया और एक तरह से पार्टी पर उसने पूरी पकड़ स्थापित कर ली। उधर मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया से वॉर के नाम पर उसने पीएलए, सेना पर भी उसने अपने कंट्रोल को स्थापित कर लिया था और इस तरह से जो भी उसके विरोधी थे उसको बाहर तबादला कर दिया, दूरस्थ में फेंक दिया, कुछ को मरवा डाला। उसने जो चीनी, एक तो बहुत सारे लोग मारे गए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी में इट वॉज ऑलमोस्ट एलिमिनेशन ऑफ द पीपल, आप कह सकते हैं 45 लाख लोग, और बहुत सारे लोग इसमें भी उसके जुल्म के शिकार हुए सांस्कृतिक क्रांति में। खैर चलिए, उसका जब डेथ हुआ 76 में, तो एक तरह से चाइना इस डिक्टेटर से मुक्त हुआ। उसके बाद सीन पर अब नए नेताओं का आगमन हुआ। उन नए नेताओं में एक महत्वपूर्ण नेता थे देंग चियाओपिंग, जो देंग चियाओपिंग कभी न कभी उसके जुल्म का शिकार रहा था, लेकिन अब वो लीडरशिप पहले तो शुरू किया उसने अपना कैरियर एक छोटे पद से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद से, लेकिन फिर डिप्टी प्रीमियर के पद से वो ऊपर उठता हुआ फिर पार्टी हेड बन गया, जनरल सेक्रेटरी बन गया और फिर एक समय आया कि चीन के प्रेसिडेंट के रूप में स्थापित हो गया। तो देंग चियाओपिंग ने, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि देंग चियाओपिंग ने चाइना की इकोनॉमी को खोलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि नहीं, क्योंकि माओ सेतुंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम में चाइना को मोर सोशलाइजेशन की तरफ ले जाने का प्रयास किया था। मतलब उसने चाहता कि हम चीन को और भी समाजवाद की दिशा में मोड़ते हुए चले जाएं। मतलब आप यही मानकर चलिए, जिस समय माओ सेतुंग चीन को समाजवाद की दिशा में ले जा रहा था, उसी समय इंदिरा गांधी भारत को समाजवाद की दिशा में और भी ले जा रही थी। लेकिन चलिए, इंडिया में डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी और इंडिया का जो जियो सोशल कंडीशन है वो चीन से बहुत अलग है। इसलिए चीन में भारत में किसी माओ सेतुंग जैसे लीडर का लोकप्रिय होना बहुत मुश्किल है। तो खैर एनीवे, वहाँ वो अपनी पद्धति को वहाँ चलाया, आगे बढ़ाया। अब हियर आई हैव टू डिस्कस वन थिंग विथ यू, और वह यह कि देंग चियाओपिंग ने इकोनॉमी को खोला। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देंग चियाओपिंग जो सोवियत रूस से पहले ही अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था 1978 में, जिसको आप चीनी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कहते हो। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आप तो जानते ही हो कि चीन ने अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमसे बहुत पहले शुरू किया। हमने 1991 में शुरू किया, चीन ने 1978 में शुरू किया। अब 1978 में हम लोगों से इतना पहले उसने अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को शुरू किया, बहुत बड़ी बात है। उस समय सोवियत रूस में भी ब्रेजनेव जैसा एक तानाशाही एक तानाशाह का शासन था, और ब्रेजनेव एक बहुत ही फायरी लीडर था। और जिस समय चीन अपनी इकोनॉमी को खोल रहा था, उस समय सोवियत रूस अफगानिस्तान में घुस रहा था।
वो सोवियत रूस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ सोवियत रशिया स्टार्टेड देयर, एंड आप कह सकते हो री इनोवेशन एंड रीजनरेशन ऑफ चाइना स्टार्टेड आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो ये दोनों देश अपने दो अलग अलग दिशा में जा रहे थे। खैर चलिए, अब हुआ ऐसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउथ ईस्ट एशिया, जब चाइना अपनी इकोनॉमी को खोल रहा था तो बेसिकली उसको प्रेरणा मिली अपने ही पड़ोसी से। उसके पड़ोसी में इसका एक पार्टी था ताइवान, जो इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुका था। उसके बाद आता है केस दक्षिण कोरिया का, सिंगापुर का, तो इन सब कंट्री का, इंडोनेशिया का। तो इनके जो एग्जाम्पल उसके सामने जब आए तो चाइना ने देखा कि अरे हमारे पड़ोसी, जबकि वो वहाँ समाजवाद नहीं है, जापान का, वो इकोनॉमी में बहुत आगे निकलते चले गए, हम पिछड़ गए। तो उसने देखा और चाइना को सूट भी कर रहा था। क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि चीज़ों से ही चीज़ निकलती है। जैसे नॉर्मली जब तुम कहते हो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जैसे आप अगर पूंजीवाद शब्द का प्रयोग करते हो तो एक टर्म आता है पूंजीवाद, और जब मैं उस पूंजीवाद की बात करूं तो पूंजीवाद के कई पक्ष होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पूंजीवाद का एक पक्ष होता है, दैट इज द पॉइंट है, कि इसका एक पक्ष होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है कि ये मुक्त अर्थव्यवस्था पर आधारित एक पद्धति होती है कैपिटलिज्म, कि आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी होगी। और इसका एक दूसरा पक्ष होता है पॉलिटी, राजनीति। राजनीति का मतलब हुआ कि देखिए, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आधा मुस्कुराएं भी और आधा मुंह लटकाएं। मतलब आप अगर इकोनॉमी को खोलेंगे तो आपको अपनी पॉलिटी को भी खोलनी पड़ेगी। अब कोई भी देश, कोई भी समाजवादी देश जब पूंजीवादी मॉडल को अपनाने का प्रयत्न करता है तो उसके मन में यही दुविधा चलती है कि यार हम इकोनॉमी को खोलेंगे तो हमको पॉलिटी को खोलना पड़ेगा। पॉलिटी को खोलने का मतलब है कि लोगों को अधिकार देना पड़ेगा, और लोग मताधिकार की मांग करेंगे, स्वतंत्रता की मांग करेंगे। और जिस दिन हमने ये सब दे दिया उस दिन समाजवादी पद्धति रहेगी नहीं। तो इस डर से वो हमेशा इस चाहते हैं कि मैं आर्थिक रूपांतरण तभी लाऊं जब राजनीतिक रूपांतरण ना लाने की गारंटी हो। लेकिन ऐसी गारंटी तो कहीं मिल नहीं सकती, तो वो विफल होने लगते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन यह हिम्मत देंग चियाओपिंग ने दिखाई, क्योंकि उसने पूंजीवादी देशों, जो पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया के पूंजीवादी देश हैं, उन पूंजीवादी देशों से ही उसने सबक लिया। उसने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो किसी भी देश में डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहाँ पर भी तुम देखो तो जापान था, सिंगापुर था, मलेशिया था, अब साउथ कोरिया था, उस सबकी डेमोक्रेसी क्वेश्चन थी, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से वन पार्टी रूल, वन मैन रूल, इसी तरह की चीज़ें चल रही थी। इसको सूट भी किया। और दूसरी बात है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक मॉडल था, वो आर्थिक विकास का मॉडल, वो पूंजीवादी मॉडल पश्चिम के मॉडल से अलग है। उसमें इन देशों ने क्या किया था कि पहले अपना एग्रेरियन रिफॉर्म्स किया था। एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स क्या मतलब कृषि सुधार। तो कैसे? तो पहले उनके यहाँ जो लैंड था वो बड़े बड़े स्टेट में थे, बड़े बड़े स्टेट, बड़े बड़े भूमिधारी थे। तो ऐसे जो भूमिधारी वर्ग होते हैं वह कृषि को के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद निवेश करते नहीं, बटाई और कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन देते हैं। और बेचारे जो जमीन का जो एक्चुअल टीलर होता है वो मालिक नहीं होता है, जो मालिक होता है वो जमीन को जोतता नहीं है। तो दोनों के बीच एक गैप आने लगता है। इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा उत्पादन दुष्प्रभावित होता है। तो इन्होंने एक दूसरा तरीका, उन्होंने क्या किया कि इन जमीन को छोटे छोटे काश्तकारों में बांट दिया। सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन आ गई। ये काश्तकार काफी मेहनती होते, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते थे, अतिरिक्त उत्पादन करते थे, क्योंकि और इससे क्या हुआ कि अब खेती में बचत होने लगी, यानी एग्रीकल्चर में सरप्लस आने लगा। तो उस सरप्लस का इस्तेमाल उन्होंने एक दूसरे तरीके से किया। उसने सोचा कि चलो इस सरप्लस का इस्तेमाल हम दूसरे तरीके से करते हैं, और उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया कि अब उस चीज़ों का वो निर्यात करने लगे। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका निर्यात करने लगे, क्योंकि वो अपने यहाँ औद्योगिकरण लाना चाहते थे। तो उनको कुछ मशीनरी की जरूरत थी। तो मशीनरी के लिए पैसे कहाँ से आते? उन्होंने अपने कृषि उत्पादों को सेल करना शुरू कर दिया। ये मैं कह रहा हूँ, ये दक्षिण पूर्व एशिया की इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूँ। और फिर उससे जो पैसे आए उससे उन्होंने मशीनरी स्थापित की, और तब उन्होंने सबसे पहले उपभोक्ता संबंधी उद्योग स्थापित किए। उद्योग दो होते हैं, एक होता है जिसको आप कहते हो हेवी इंडस्ट्रीज। तो जो हेवी इंडस्ट्रीज होती है, जिसको पूंजीगत उद्योग हम कहते हैं,
उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, बहुत लंबे समय के बाद उसका उत्पादन शुरू होता है, जो इंडिया ने जिस रास्ते पर चला था, या जो मॉडल सोवियत रूस का है जिसको इंडिया ने अपनाया था, उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया। उपभोक्ता संबंधी उद्योग होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो छोटा उद्योग होता है, उसके प्रोडक्ट सीधा मार्केट को जाते हैं। उन्होंने उपभोक्ता संबंधी उद्योग में, चूंकि उनके पास लेबर चीप था और प्लस मशीनरी उन्होंने आयात कर ली, उन्होंने उपभोक्ता संबंधी सामग्रियों का प्रोडक्शन शुरू किया और बाजार पकड़ना शुरू कर दिया। उनकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती गई। एग्रीकल्चर ने उद्योग को सपोर्ट किया, फिर उद्योग ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, और तेजी से जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो इकोनॉमी मॉडल है वो हिट कर गया। तो चीन ने कुछ वही किया। अब डेंग चियाओपिंग को लगा कि भाई ये कम्यून सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर चलेगा नहीं, तो उसने किसानों को कॉन्ट्रैक्ट पर लैंड देना शुरू कर दिया, और भी जो बाकी मिडल मैन थे उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर लैंड देना शुरू कर दिया कि डायरेक्ट उसे प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, और किसानों को छूट दे दी कि आप प्रोडक्शन करिए और एक खास अंश आपको राज्य ले सकता है, मतलब राज्य को जरूरत पड़ सकती है, बाकी सभी आप मार्केट में उसको मार्केटाइज करिए। उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में सरप्लस यहाँ भी आना शुरू हो गया। दूसरी बात, उसने मतलब जो चाइना का रूट है वो दक्षिण पूर्व एशिया से थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में प्राइवेट सेक्टर रन करता है। चाइना ने प्राइवेटाइजेशन तो किया, लेकिन चाइना में डोमिनेंस रहा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज को, जो स्टेट इंडस्ट्रीज है उसका प्रीडोमिनेंस चाइना में आज तक बना हुआ है, बल्कि शी जिनपिंग के समय तो और भी इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। ये चाइना का अपना रास्ता अलग है। दूसरी बात है कि इन देशों ने बड़ा अलग काम किया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने। उन्हें एफडीआई, जिसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको बढ़ावा नहीं दिया। इनका कहना था कि अगर हमारे देश में ये चाहा कि हम दूसरे की तकनीकी को एप्रोप्रिएट कर लें और खुद प्रोडक्शन करें, जो हमारा देसी निवेश हो। और चीन ने एक रास्ता खोला, सेज का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, वो तो जो सेज जो इकोनॉमिक जोन्स बनाया उसने, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिसको बोलते हैं सेज, SEZ, तो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया विशेषकर साउथ चाइना में और बाकी क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज में। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, विशेषकर जो चाइनीज जो नेशनल्स थे, जो अन्यत्र जो NRI के रूप में थे, उनको विशेष रूप से आकर्षित करते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और तब अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाई। एक चीज़ तो स्टेट कंट्रोल, मतलब स्टेट इंडस्ट्रीज को बनाए रखा, जो दक्षिण पूर्व एशिया से अलग है। दूसरा है, दक्षिण पूर्व एशिया ने FDI को प्रमोशन नहीं किया था, चाइना ने FDI को प्रमोशन किया। चाइनी इकोनॉमी धीरे धीरे बूम की तरफ बढ़ी। बट माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि आप जब इकोनॉमिक चेंज देखेंगे, और विशेषकर जब आप समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर रहे होंगे, तो उसमें एक ट्रांजिशन फेज आता है। वो ट्रांजिशन फेज ये होता है कि जब आप उस इकोनॉमी को जब आप सपोर्ट करेंगे, तो उसमें एक समस्या आती है कि क्योंकि पहले क्या होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को कुछ खर्च नहीं होता, हॉस्पिटल फ्री होता है, शिक्षा फ्री होती है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है, तो उसको फ्री के जीवन जीने की आदत हो जाती है। और जब आप कैपिटलिस्ट मॉडल जब आप लागू करते हैं, तो लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलता है लेकिन खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि उस मॉडल के ट्रांजिशन में लोगों को दिक्कतें होने लगती है। फिर कई बार इन्फ्लेशन आ जाता है, मुद्रास्फीति हो जाती है, तो लोगों का जो वास्तविक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो बढ़ जाता है। कई बार अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी आ जाती है। इन कारणों से क्या होता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह की जो बेचैनी है वो चाइना में शुरू हो गई। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिस समय डेंग चियाओपिंग महोदय चीन में जनरल सेक्रेटरी से फिर वो आगे प्रेसिडेंट बने, तो ये घटना आप देख ही रहे कि 79 के करीब में ये हुई है। उन्होंने अपना प्रीमियर, जो प्राइम मिनिस्टर था, वो प्रीमियर के पद पर उन्होंने झाओ जियांग को अपॉइंट किया, और पार्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने हु याओबांग को अपॉइंट किया। तो हु याओबांग और जो उनका झाओ जियांग था, उन्होंने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को संभाला था। अब क्या हुआ कि जिस समय इकोनॉमिक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया चाइना में 87 में, वहाँ बीजिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों ने थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट दिखाना शुरू किया, और चारों तरफ थोड़ा लोगों को मांगे होने लगी कि देखिए, क्योंकि इकोनॉमी को उसने खोला था तो थोड़ी राजनीतिक आकांक्षा भी तो जग ही जाती है। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि 1985 में सोवियत रूस में गोर्बाचोव आ गए थे। तो चूंकि गोर्बाचोव महोदय के आने के बाद तो सोवियत रशिया को गोर्बाचोव ने खोलना शुरू कर दिया। और मैं अभी सोवियत रशिया के मामले में नहीं फंस पाऊंगा, क्योंकि फिर हमारा डायरेक्शन अलग हो जाएगा।
लेकिन मैंने जो पीछे लेक्चर दिया है सोवियत रूस पर, उसको आप जरूर सुने। वहाँ आपको दो टर्म मिलेगा, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त। तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है आर्थिक पुनर्रचना। तो आर्थिक पुनर्रचना में उसने चीन की इकोनॉमी को खोल दिया, मतलब चीन की अर्थव्यवस्था का, सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था को खोल दिया, और सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था का उसने उदारीकरण शुरू कर दिया चीनी मॉडल पर। लेकिन चीन ने तो 1978 में ही खोल दिया था। लेकिन चीन ने एक चालाकी बरती थी, उसने अर्थव्यवस्था को खोला था, राजनीति को नहीं खोला था, राजनीतिक नियंत्रण को बनाए रखा था। लेकिन सोवियत रूस ने पेरेस्ट्रोइका के साथ ग्लासनोस्त को लागू कर दिया। ग्लासनोस्त का मतलब हुआ वैचारिक खुलेपन, कि आप खुलकर बोल सकते हैं। अब अचानक से अगर आप प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोल देंगे तो कितना उबाल मारेगा, इसका तो अनुमान आप कर सकते हैं। तो वो प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह उसने अचानक से जब लोगों के विचारों को ओपन कर दिया, तो चीन में, सोवियत रूस में उथल पुथल मचना शुरू हुआ। चीन ने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो एक फर्क ये आना शुरू हुआ। इधर चाइना में सोवियत रूस के, आप तो कहावत आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो सोवियत रूस में जो बदलाव आ रहा था उसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर भी दिख रहा था, क्योंकि 87 में चीन में थोड़ा बहुत प्रदर्शन शुरू हो गया। उस समय चूंकि पार्टी जनरल सेक्रेटरी हु याओबांग थे, उससे उम्मीद कर रहा था देंग चियाओपिंग, याओबांग कुछ न कुछ एक्शन लेगा और लोगों के इस मांग को दबाएगा और अनुशासन लाएगा चीन में। लेकिन हु याओबांग थोड़ा लिबरल था और उसने कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखा दी। इस पर गुस्सा खाकर देंग चियाओपिंग ने हु याओबांग को अपने पद से मुअत्तल कर दिया। तो खैर ये घटना 87 की है और झाओ जियांग अब चलते रहे तब तक। लेकिन 1989 के अप्रैल में हु याओबांग का डेथ हो गया। उसके डेथ के बाद जो उसका क्रीमेशन होना था, ये घटना है अप्रैल 1989 की। तो उसमें क्या हुआ कि हु याओबांग चूंकि एक चाइना में लिबरल और डेमोक्रेटिक फेस के रूप में देखा जा रहा था, तो अचानक से युवाओं में उसके प्रति काफी सम्मान की भावना आ गई। और उसके डेथ के बाद उसके क्रीमेशन में अचानक से, मतलब बीजिंग में, चाइनीज कैपिटल में, विशेषकर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए और बाकी क्षेत्र के लोग भी उत्साहित हो रहे थे। और उसके क्रीमेशन में के समय धीरे धीरे लोग तियानामन स्क्वायर, एक जगह है बीजिंग में, वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। जब वहाँ एकत्रित होने लगे तो देंग चियाओपिंग डिस्टर्ब होने लगा, क्योंकि वो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि चीनी लोगों की राजनीतिक आकांक्षा भी बढ़ने लगेगी। फिर वो डेमोक्रेसी की मांग करने लगे, बदलाव की मांग करने लगे, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इस बात से देंग चियाओपिंग और भी परेशान हो रहा था। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि अप्रैल से प्रदर्शन शुरू हुआ और 15 से 18 मई के बीच सोवियत रूस का मुखिया मिखाइल गोर्बाचोव चीन की यात्रा करने वाला था। तो देंग चियाओपिंग रुक गया। उसको लगा कि उसमें इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा, अगर हम कोई बड़ा दमन करते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज कर देगा। और उधर जो प्रदर्शनकारी थे वो भी आश लगाए बैठे थे कि गोर्बाचोव के साथ जब इंटरनेशनल मीडिया आएगी तो वह इंटरनेशनल मीडिया कहीं ना कहीं हमें जरूर कवरेज देगी, कहीं ना कहीं हमें जरूर कवरेज देगी। इसलिए वो भी आस लगाए और तियानामन स्क्वायर को घेर कर बैठे हुए थे। खैर गोर्बाचोव आए तो अपने डेलीगेशन से जब मिखाइल गोर्बाचोव ने वार्ता की अपने, मतलब रशियन डेलीगेशन से, तो गोर्बाचोव को लग रहा था कि हमारा मेथड सही है और देंग चियाओपिंग गलती कर रहा है। उसका ये कहना था कि देखिए हमने इकोनॉमी को खोला तो पॉलिटी को भी खोल दिया, यानी पेरेस्ट्रोइका के साथ साथ ग्लासनोस्त भी। और इन्होंने इकोनॉमी को खोला और पॉलिटी को नहीं खोला। इसका नतीजा है कि तियानामन स्क्वायर पर इस तरह से भीड़ एकत्रित है। उसने अपने डेलीगेशन से कहा कि हम तियानामन स्क्वायर की घटना की पुनरावृत्ति रेड स्क्वायर पर नहीं चाहेंगे। रेड स्क्वायर रशिया में एक जगह था जो, मतलब वहाँ के लिए फेमस जगह है। इसका ये कहना है कि हम रेड स्क्वायर पर वह प्रदर्शन नहीं चाहेंगे, और ये जो चीनी रोड की बात कर रहे हैं देंग चियाओपिंग, वो गलती कर रहे हैं। आप अगर इकोनॉमी को खोल के राजनीति को नहीं खोल रहे हो तो आप एक बहुत मेजर मिस्टेक कर रहे हो।
उस समय मिखाइल गोर्बाचोव को लगता था कि मेरा मेथड ज़्यादा सही है और डेंग चियाओपिंग गलत है, लेकिन इतिहास ने, आप तो जानते हैं कि इतिहास एक बहुत बड़ा जज है, इस लिहाज मिखाइल गोर्बाचोव की पद्धति विफल हो गई और उसकी आंखों के सामने सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट गए, लेकिन चीन उस समय बच गया। खैर, मिखाइल गोर्बाचोव की यात्रा समाप्त हुई। बाद में मिखाइल गोर्बाचोव जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से बात की तो गोर्बाचोव ने राजीव गांधी को कहा कि चीन में युवाओं का डेलीगेशन छात्रों का मुझसे मिलने आया था, तो उसका नारा यही था कि 5885 का मतलब हुआ कि गोर्बाचोव की उम्र उसमें 58 वर्ष थी और डेंग चियाओपिंग की उम्र 85 वर्ष थी। तो उसका कहना था कि 85 वर्ष वालों से 58 वर्ष वालों को नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप यंग हैं और आपकी सोच 85 वर्ष वालों से अलग है। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो खैर एनीवे, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव की पद्धति तो चल नहीं सकी और अंत में सोवियत रूस में साम्यवाद का पतन हुआ और सोवियत रूस के ही रास्ते पर चलते हुए पूर्वी यूरोप के देशों में 1 by 1, चूंकि तो सैटेलाइट स्टेट थे, जब मुखिया का ही जब यह हाल हुआ तो बाकी सैटेलाइट्स का तो हाल होना ही था। तो पूर्वी यूरोप के जो बाकी देश थे वहां पर भी समाजवाद बदलता चला गया, समाजवादी पद्धति टूटती चली गई। अब मैं आप बताना चाहता हूं कि जिस समय मिखाइल गोर्बाचोव गए 4 जून के करीब डेंग चियाओपिंग अपने पावर में आ गया। उसने टैंक और पीएलए को कहा कि जाओ दमन करो और चीनी लोगों के जो चीनी यूथ हैं और जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनको ओपन अल्टीमेटम दो, खुला अल्टीमेटम दो कि राजनीतिक स्वतंत्रता वो भूल जाए। और फिर जो नेकेड डांस हुआ वहां, वो पूरी दुनिया स्तब्ध और सन्न रह गई। पश्चिमी देश भी शॉक्ड रह गए, क्योंकि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन खुल रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी सहायता कर रहा था, उसके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी में भी संयुक्त राज्य अमेरिका का सपोर्ट था। लेकिन चलिए, जिस समय जब उसने तियानानमेन स्क्वायर पर इतना टफ एक्शन लिया, हजारों यूथ और लोग मारे गए, बंदी बनाए गए, लेकिन बड़ा ही विथ आयरन हैंड उसने इसका दमन कर दिया। उसके बाद डेंग चियाओपिंग ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो मैसेज है मार्केट सोशलिज्म। उसके लिए टर्म आता है मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म ये मार्केट सोशलिज्म का क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको कहते हैं बाजार पर आधारित समाजवाद। मतलब उसका कहना था कि हम आपको आर्थिक समृद्धि देंगे, आप राजनीतिक स्वतंत्रता को भूल जाएं। राजनीतिक क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था ज्यों का त्यों कायम रहेगी, लेकिन आपको आर्थिक क्षेत्र में हम पूंजीवाद का आस्वाद कराएंगे। एक ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सोशलिज्म उसने दिया और इसने कहा कि ये है हमारा मॉडल और इसको आप स्वीकार करिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो पहला फेज था उसके बारे में कहते हैं ये था टू स्टैंड अप फेज। दूसरा फेज था उसको कहते हैं टू गेट रिच फेज। तो टू स्टैंड अप फेज था माओ सेतुंग का फेज, जो 1949 से 1976 तक चला था। दूसरा फेज आया जिसको कहते हैं टू गेट रिच फेज, ये डेंग चियाओपिंग का फेज है। लेकिन डेंग चियाओपिंग तो 97 में ही उसका डेथ हो गया। डेंग चियाओपिंग के बाद फिर उसके 2 सक्सेसर्स आए, एक आया जियांग जेमिन और दूसरा आया हु जिनताओ। तो जियांग जेमिन और हु जिनताओ इन्होंने 2012 तक रूल किया है। तो 2012 तक डेंग चियाओपिंग एरा रहा है। भले ही डेंग चियाओपिंग का डेथ 97 में हो गया, लेकिन उसके सक्सेसर जो जियांग जेमिन है और हु जिनताओ हैं, वो डेंग चियाओपिंग के ही टू बिकम रिच वाली पॉलिसी को आगे बढ़ाया और 2012 में आए हैं ये शी जिनपिंग। तो चलिए, उस समय बीजिंग में प्रदर्शन हुआ, उसको विथ आयरन हैंड दबा दिया चाइना ने, और माओ सेतुंग ने लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दे दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पूरी दुनिया से समाजवाद या साम्यवाद मिट रही थी, तो क्या उस समय चीन में समाजवाद या साम्यवाद का बचा रहना, इसकी व्याख्या कहीं इतिहास में तो नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल इतिहास में है। क्योंकि देखिए, हम संस्कृति क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो हमारी संस्कृति होती है वह केवल वहाँ के लोगों के मस्तिष्क पर ही अमिट छाप नहीं छोड़ती, बल्कि वो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा बन जाती है।
अब भारत की जो राष्ट्रीय संस्कृति है और चीन की राष्ट्रीय संस्कृति वो अलग अलग हैं। हम जितना ओपन रहे हैं, चाइना उसको क्लोज रहा है। इतिहास में अभी तक जो चीन में जो ऑटोक्रेटिक सरकार है उसको 4 कारकों ने रक्षा की है। उन 4 कारकों के बारे में बताना चाहूंगा। एक कारक है उसका कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियसवाद, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कन्फ्यूशियस एक चिंतक था चाइना का, 5वीं सदी ईसा पूर्व में आया था। वो चोउ राजवंश के समय आया था और वह लू नामक शासक के अंतर्गत कार्य किया था। देखिए, चीनी धर्म और कन्फ्यूशियसवाद बिल्कुल अलग है। धर्म से उसका बहुत कम लेना देना है। वो एक तरह से सामाजिक संबंधों की पद्धति को बताता है और मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों की बात करता है। जो माओ सेतुंग है उसने सत्ता, पदानुक्रम का मतलब हायरार्की, और कहीं न कहीं अनुशासन पर बल दिया। उसने एक आदर्श परिवार की तस्वीर रखी, एक आदर्श राज्य की तस्वीर रखी, एक आदर्श शासक की तस्वीर रखी। उसने शासक को भगवान का प्रतिनिधि माना। वैसे भी जो चीन के शासक थे वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और कहा कि छोटे को बड़ों के अनुशासन आदेश का पालन करना चाहिए और बड़े को छोटे के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो जिस तरह से व्यक्ति को उसने परिवार के अधीन किया और परिवार को उसने शासक के अधीन कर दिया, तो उसने एक ऐसे अनुशासित जीवन की तस्वीर रखी जिसमें व्यक्तिवाद के लिए बहुत कम जगह रह गई। तो एक तरह से वो चीनी साइक में, चीनी मनोविज्ञान में वो कन्फ्यूशियसवाद घुसा हुआ है। इसका फायदा अभी तक साम्यवाद ने उठाया है। नंबर 1। नंबर 2, कन्फ्यूशियसवाद के बाद प्रतियोगिता परीक्षा। प्रतियोगिता परीक्षा, अब आपके दिमाग में आएगा भाई ये प्रतियोगिता परीक्षा ने ऐसा क्या किया, बहुत बड़ी बात इसने की। अब देखो, पूरी दुनिया में मतलब पब्लिक अपॉइंटमेंट थ्रू कंपटीशन, तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइना। और यह पद्धति आई 7वीं सदी और 9वीं सदी चाइना के बीच, और उस समय तांग वंश का शासन था। तो तांग वंश के शासन के समय यह पद्धति आई जिसे आप कहते हो प्रतियोगिता परीक्षा। और इस पद्धति में पहले क्या था कि पहले बेसिकली जो चीनी समाज है उसमें जो मिलिट्री अधिकारी थे वो प्रिवेल करना चाहते थे, सैन्य अधिकारी। और सैन्य अधिकारी चाहते थे कि महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर हम अपने समर्थकों को स्थापित कर दें। और उस समय पहले डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था शासक के द्वारा, और वो चाहते थे मिलिट्री ऑफिसर कि हम अपने चहेते लोगों को महत्वपूर्ण पद दे दें। तो कहीं ना कहीं चीनी शासक को यह डर हुआ कि ऐसे में जो सैनिक हैं वो अपने समर्थकों का, सैनिक कुलीन हैं, वो अपने समर्थकों की जमात खड़ा करके राजा की सत्ता को ही पलट देंगे। इस डर से उन्होंने कंपटीशन की पद्धति लागू की और डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति करने लगे। और ब्यूरोक्रेसी है वो सीधे केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी रही। तो चीन का जो सेंट्रलाइज मॉडल देखते हो, केंद्रीकृत व्यवस्था, उसकी जड़ इस प्रतियोगिता परीक्षा में। इसने कहीं ना कहीं सेंट्रल अथॉरिटी के पावर को बढ़ा दिया। और तीसरा है जो मैं कहना चाहूंगा कि चीन का विभिन्न जनजातियों से घिरा होना। चीन का विभिन्न जनजातियों से घिरा होना। आप कहेंगे भाई इस पद्धति से क्या मतलब है, विभिन्न जनजातियों से चीन घिरा है? व्हाट डज इट मैटर? बहुत मैटर रखता है, क्योंकि चीन सेंट्रल एशिया से कभी मंगोलियंस का हमला हुआ, तिब्बतन्स भी उन पर हमला करते थे। साउथ से तिब्बतन्स का भी हमला हो जाता था और मंगोलियंस का हमला होता। तो समय समय पर जो उनकी मध्य एशियाई जनजातियां थी, उससे पहले कुषाणों के मध्य एशियाई जनजातियों के हमले के लिए उन्हें चीन की दीवार बनाई थी, आपको याद होगा। तो चीन में एक केंद्रीकृत सरकार की जरूरत होती जो चीन को बाह्य आक्रमण से रक्षा करे। तो चीन में कहीं ना कहीं जो लीडरशिप का सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है उसको पैदा करने में इन जनजातियों के आक्रमण की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो तीसरा फैक्टर हुआ। और चौथा फैक्टर मैं बताना चाहूंगा मध्यवर्ती समाज। मध्यवर्ती समाज की परिकल्पना, मतलब चीन के बारे में कहा जाता है
कि चीन में एक मिडल कंट्री सिंड्रोम है। मिडल कंट्री सिंड्रोम का मतलब हुआ कि आप नॉर्मली देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट भी किसी व्यक्ति का जजमेंट लेता है, या आपने देखा होगा कभी इंटरव्यू में भी, या इस बात का परीक्षण करते हैं कि यह व्यक्ति में सोशलाइजेशन है या सोशलाइजेशन नहीं है, इसमें कुछ सामाजिकता निभाने की कैपेसिटी है या नहीं है। तो यह चीज़ राष्ट्र में भी देखी जाती है। चीन एक ऐसा देश रहा जो पूरी दुनिया से कटा रहा। चीन की सभ्यता ने अपनी उपलब्धि हासिल की, वो अपनी बदौलत कला, साहित्य, भाषा, विज्ञान सभी का विकास किया, लेकिन बाह्य दुनिया से और बाह्य सभ्यताओं से वो कटी रही है। इतिहास में आप देखेंगे कि एक बार ऐसा आया कि 2000 वर्ष पहले वह बुद्धिज्म के माध्यम से, बुद्धिज्म ने पहली बार चीन में प्रवेश किया, और वह चीन ने भारत से बुद्धिज्म के रास्ते थोड़ा सा संपर्क किया, और वो बुद्धिज्म को जानने के लिए यहाँ पर ह्वेनसांग से लेकर और इत्सिंग तक जो विभिन्न विदेशी यात्री, चीनी यात्री आए, लेकिन जिसी समय वो यहाँ से उठाकर यहाँ के ग्रंथ ले गए, उसका चीन में अनुवाद किया, और फिर उन्होंने बौद्ध पंथ का चीनीकरण कर दिया, उसको सिग्निफिकेशन कहते हैं। तो उसने बौद्ध पंथ का सिग्निफिकेशन कर दिया। एक बार उन्होंने जब बौद्ध पंथ का चीनीकरण कर दिया तो भारत से फिर संपर्क तोड़ लिया, और 1500 वर्षों तक भारत से कोई संपर्क नहीं। उन्होंने जीवन में 2 ही बार संपर्क किया, एक बार इंडिया से किया, और दूसरी बार 18वीं 19वीं सदी में जबरन यूरोपीय लोग प्रवेश कर गए। 18वीं सदी में तो खैर हाथ जोड़कर प्रवेश किया, और 19वीं सदी में अफीम युद्ध के बाद उन पर हावी हो गए। तो भारत से उनके संबंध ने तो उनमें बदलाव नहीं लाया, बौद्ध पंथ ने उन्हें नहीं बदला, बल्कि उन्होंने ही बौद्ध पंथ को बदल दिया। लेकिन जब यूरोपीय देश घुसे तो फिर चीन में बड़ा बदलाव होगा। तो चीन के देश अपने आप को समझते थे कि हमारे जो राजा है वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमारी सभ्यता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है, हमारी बराबरी में पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो ये जो उनमें खुशफहमी थी, या उनमें जो एक राष्ट्रीय अहंकार था, वह अहंकार आज तक व्याप्त है। तो मैं ये कहना चाहता कि ये 4 चीजें हैं जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चीन में खड़ा किया हुआ है। कई बार तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई माई सेल्फ इज सरप्राइज्ड, कई बार लगता है कि चीन की इतनी समृद्धि की बात होती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें चाइना में होती है, लेकिन क्या चीन इतनी समृद्धि की बात करता है? कभी चीन की अट्टालिकाएं देखने को मिलती है? अरे भाई, चीन के लोग कहां हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी चर्चा तो नहीं होती। हमारे यहाँ कभी इस इंटेलेक्चुअल की चर्चा होती है, कभी उस बुद्धिजीवी की चर्चा होती है, लेकिन चीन में कुछ प्लेयर्स की चर्चा होती है, स्पोर्ट्समैन की चर्चा होती है, चीन के मेडल की चर्चा होती है, प्लेयर्स को हम लोग खेलते भी देखते हैं, लेकिन चीन को लोगों को सोचते और बोलते नहीं देखते हैं। बड़ी अजीब बात है। इसी पर शेखर गुप्ता जो पत्रकार है, उनका एक बहुत अच्छा एनेक्डोट मुझे याद आ गया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो जस्ट एनेक्डोट है, मतलब एक कहावत है, इसको एक मिथ की तरह लें। जैसे एक भारत से एक कुत्ता भागा हुआ, एक डॉग था जो भारत से भागा हुआ चीन जा रहा था, जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। उसी समय एक चीन से भी एक डॉग भागा हुआ आ रहा था जो भारत में प्रवेश करना चाहता था। दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों ने अपना अपना अनुभव साझा किया कि भाई तुम इंडिया से चाइना जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो ये तब की बात है जब इंडिया स्वतंत्रता के शीघ्र बाद, जब इंडिया में जिस समय अनाजों की कमी थी, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, और PL 480 के तहत अमेरिका से गेहूं का ऐड इंडिया को मिलता था, तो इंडिया के पास कुछ ग्रेन्स वगैरह की स्कार्सिटी होती थी। तो यहाँ के कुत्ते ने कहा कि देखिए, इंडिया में तो सब कुछ ठीक है, थोड़ा खाने की यहाँ कमी हमको दिखती है, तो मैं चाइना जा रहा हूँ कि कम से कम भरपूर भोजन तो मिलेगा। जब चाइना वाला इंडिया की तरफ घुस रहा था तो पूछा, आप क्यों इधर आ रहे हो? कहा, देखिए ऐसा है कि खाने को तो मिल जाता था, लेकिन वहां भौंकने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब सवाल है कि खाना इंपॉर्टेंट है तो भौंकना भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अपने आप में पर्याप्त है? क्या चीन के लोग इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से अधिक समय तक संतुष्ट रह पाएंगे? अभी तो अब तक 1989 तक तो देंग चियाओपिंग ने मैनेज कर लिया, लेकिन देखिए अब क्या नजारा है। बात कोविड-19 की आई, और कोविड के कारण देखिए, अब उसमें भी देखिए, आप कहेंगे भाई कोविड के कारण हुआ, नहीं, ये कोविड के कारण नहीं हुआ, डिक्टेटरशिप के कारण हुआ। कैसे? मैं आपको उदाहरण बताता हूं।
डेमोक्रेसी क्यों चाहिए आपको? सोचिए, डेमोक्रेसी की पद्धति को जैसे दो तरह के चिंतक आपको मिलेंगे। अगर आप सिंपलिस्टिकली सोचोगे तो कई बार हम कई लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, अरे डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए इंडिया को, जब तक इंडिया का डेमोक्रेसी ही इसके विकास में बाधा बनी हुई है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी मैंने देखा है, मैं पढ़ रहा था एक अर्थशास्त्री को, तो उन्होंने एक टर्म का यूज किया, डेमोक्रेटिक कॉस्ट। तो डेमोक्रेटिक कॉस्ट उनका क्या आशय है? उनका आशय यह है कि चूंकि इंडिया को डेमोक्रेसी को चलाना है तो इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडिया को कहीं ना कहीं एक सोशल जस्टिस को लागू करने में इकोनॉमी के बेसिक रूल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो उनका कहना है कि अगर यह डेमोक्रेसी कॉस्ट इंडिया को देना पड़ता है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी एक सीमा से अधिक ग्रो नहीं करती है। वहीं चाइना की इकोनॉमी को देखो, 9.5%, 10% तक ग्रोथ होता चला था। तो उनका यह कहना था कि देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी से जो वन मैन रूल होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। चीन ने विशेषकर डेंग चियाओपिंग के एरा के बाद चाइना ने एक नया मॉडल डेवलप कर लिया। उसने कहा कि देखिए, डेमोक्रेसी की कोई जरूरत नहीं है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर लोगों को मिलता रहेगा तो लोगों के जीवन में खुद खुशहाली रहेगी, और ये तथाकथित जो डेमोक्रेसी और शैम है वो बेकार है, वो व्यर्थ है। और विशेषकर जब 2008-9 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ और जब अमेरिका में और पश्चिमी पूंजीवाद में संकट आया, तो फिर चीन तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई मेरा मॉडल तो सबसे बेहतर है, हमारे मॉडल की तो कोई दुनिया में शान ही नहीं। तो उसके बाद चाइना ने, देखो, चीन की सफलता सिर्फ एक कंट्री की सफलता नहीं, एक मॉडल की सफलता थी। और चीन पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा था, क्योंकि उनका जो पश्चिमी देशों का जो पूंजीवाद है उसके लिए एक टर्म आता है, कभी मैंने चर्चा की होगी, अभी डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगा। एक टर्म है वाशिंगटन सहमति, वाशिंगटन कंसेंसस, जिसको आर्थिक उदारीकरण की नीति उन्होंने अपनाई। तो चीनी पूंजीवाद का मॉडल है कि आप सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता ही लोगों को नहीं दोगे, केवल बाजार की शक्तियों को ही लागू नहीं करोगे, बल्कि लोगों को राजनीतिक फ्रीडम भी इक्वली मिलना चाहिए। लेकिन उनका जो मॉडल है विफल हो गया। क्योंकि इनका मॉडल क्यों सफल हुआ पूर्वी देशों का? ये लोग चालाकी करते थे। इन लोगों की इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी नहीं थी, ना तो सोसाइटी फ्री थी, ना इकोनॉमी फ्री थी। जैसे इन्होंने क्या किया कि अपनी मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप करके मशीन लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, आप लोग समझ रहे हैं। और फिर ये क्या करते थे, ये मनी को टैप करते थे, मतलब करेंसी जो सिस्टम था, करेंसी मॉडल, उसको टैप करते थे, इंटरवेन करते थे। जैसे क्या होता है कि आपका अगर फ्री इकोनॉमी है तो आप मार्केट पर छोड़ दीजिए करेंसी को, करेंसी स्ट्रेंथ गेन करेगी, करेंसी स्ट्रेंथ लूज करेगी। ये नहीं करते थे, ये अपने करेंसी को जानबूझकर डिप्रेशिएटेड रखते थे। करेंसी का हमेशा ये कोशिश करते थे करेंसी में इंटरवेन करके हम करेंसी को स्ट्रांग ना होने दें। अब कहेंगे करेंसी स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? अगर आपकी करेंसी एक्सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगी, अगर मजबूत हो जाएगी, तो आपका निर्यात कम हो जाएगा और आयात बढ़ जाएगा। ये क्या करते थे, अपने करेंसी को स्ट्रांग बनाकर, उसके स्ट्रांग नहीं बनने देते थे, उसको वीक करके, और तब अपने निर्यात को बढ़ाते थे और आयात को कम करते थे। इस तरह से मैसमेरिज्म करते थे। तो इनका मॉडल सफल हो गया और वो लोग फ्री इकोनॉमी वाले मार खा गए। अब चाइना ने दुनिया को यह दिखाना शुरू किया कि हमारा मॉडल सर्वोपरि मॉडल है, सबसे श्रेष्ठ हमारा मॉडल है, इससे आगे कुछ नहीं। ये जो घटना हुई है इसको मैं एक लार्जर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देख रहा हूं। पहली चीज कि डेमोक्रेसी वर्सेस सेंट्रलाइज्ड मॉडल, या डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। और दूसरा, चाइनीज मॉडल वर्सेस द वेस्टर्न मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इन दोनों के बीच एक तरह से चयन का सवाल होता है। हमको याद है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा 2009 की घटना मुझे जहां तक है याद आ रही है, वो एक बार इंडोनेशिया गया था और फिर उसके बाद इंडिया भी आया था। तो उस समय उसने एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसने कहा था कि भाई देखिए, ऐसा है कि इंडिया प्रोग्रेस्ड नॉट इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी बट ड्यू टू डेमोक्रेसी। क्योंकि वो चाइना से काउंटर कर रहा था, तो उसने कहा कि देखो, भारत की प्रगति
प्रजातंत्र के रहते हुए हुई ये कहना बेकार है, बल्कि इंडिया का प्रोग्रेस, इंडिया की प्रगति प्रजातंत्र के कारण हुई। तो अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ लोग जो ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी कमजोर करता है, उसका उसने जवाब दिया कि नहीं, डेमोक्रेसी मजबूत करता है। अब आप कहेंगे डेमोक्रेसी क्यों मजबूत करता है, तो मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। आपने अगर मूवी देखी होगी तो आप देखेंगे एक नायक है जो बहुत कमजोर दिखता है और एक खलनायक है जो बहुत पावरफुल दिखता है। पूरी मूवी वो खलनायक रूल करता है और एक समय आएगा कि आप भी अपना भरोसा खो दोगे कि नहीं, इतनी खतरनाक विलेन को तो हराना संभव नहीं है, परंतु अंतिम सीन में जाकर वह विलेन का पतन हो जाता है। तो वही जो वन मैन रूल है, वन पार्टी रूल होती है, उसमें जनता को दबा कर रखा जाता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस चूंकि अपने मनमाने ढंग से नीति को परिवर्तित किया जाता है, पूरे इकोनॉमी को अपने ढंग से टैप किया जाता है, इंटरवेन किया जाता है, इकोनॉमी प्रोग्रेस होता रहता है। लेकिन जिस दिन वो ब्लास्ट होता है पॉपुलर अनरेस्ट, उस दिन उसकी इकोनॉमी प्रोग्रेस फिर डाउन हो सकती है, उसका राष्ट्रीय वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। इसलिए बहुत ही रिस्की गेम है, क्योंकि आप कोई भी उस मॉडल को चला नहीं सकते जिसमें पॉपुलर सहमति नहीं हो। चीन में आज तक अगर डेमोक्रेसी को दबा कर रखने में कामयाब रहे तो इन 4 कारणों से जो मैंने जिक्र किया है। लेकिन आज की सूचना प्रौद्योगिकी और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिस तरह से दुनिया बदल रही है, उसमें अधिक समय तक इनके लिए रोकना संभव नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा कि लोग कहते हैं कोविड-19 के कारण ऐसा हुआ, नहीं, ये वन मैन रूल और डिक्टेटरशिप के कारण हुआ। कैसे? दुनिया में हर जगह कोविड-19 आई, दुनिया के लोगों ने कोविड-19 के साथ जीना सीख लिया और समझ गए कि ये वायरस को फाइनली डिफीट करना मुश्किल है। इसका तरीका यही कि धीरे धीरे इसके दर्द को झेलें। सबने अपना अपना वैक्सीन बनाए, अब वैक्सीन कहीं से मंगाएं, वैक्सीनेशन किया अपने पॉपुलेशन को ताकि कम से कम असर पड़े, और पॉपुलेशन को छोड़ दिया कि भाई इसको फेस करो, क्योंकि आप अधिक समय तक घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, कितने समय तक लॉकडाउन कर पाओगे। चीन का जो शी जिनपिंग है, उसका व्यक्तिगत संकीपन था कि नहीं, जीरो कोविड पॉलिसी, हम अपने पीपुल को बिल्कुल हम कोविड-19 के वायरस से फ्री रखेंगे और अंततः कोविड-19 के वायरस को हारना पड़ेगा चीन में। परिणाम हुआ परमानेंट लॉकडाउन, अंत में आउटब्रस्ट हो गया लोगों की पीड़ा। और जब लोग आउटब्रस्ट कर गए तो आप 1989 में देखते हैं यह डेमोन्स्ट्रेशन केवल तियानामन स्क्वायर में हुआ था, अब ये पूरी चाइना में फैल गया, अर्बन चाइना अफेक्टेड, और मांग शुरू हुई कोविड-19 से फ्रीडम से और बदल गई डेमोक्रेसी और फ्रीडम की मांग में। आप देखेंगे वहां पर जो आपने देखा होगा कि एक व्हाइट सीट लेकर चाइनीज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या है, तो फ्रीडमैन इक्वेशन है। फ्रीडमैन इक्वेशन क्या है? तो एक सोवियत रशिया का एक रूस का फिजिसिस्ट था फ्रीडमैन, उसने फ्रीडमैन इक्वेशन दिया था जिसमें उसने यूनिवर्स का एक्सपेंशन दिखाया था। तो फ्रीडमैन इक्वेशन, एक तो नाम भी फ्रीडमैन है, फ्री, और दूसरा उसका इक्वेशन मतलब जैसे यूनिवर्स फ्री है और वो एक्सपेंड कर सकता है, उस तरह मैं भी फ्री हूँ और मुझे भी अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार मिले। वो स्वतंत्रता का प्रतीक है वो व्हाइट सीट। अंत में चीन की सरकार को व्हाइट सीट को बैन करना पड़ा। तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम इतिहास की धारा को पलट नहीं सकते, किसी जनसंख्या को बहुत लंबे समय तक दबा कर नहीं रखा जा सकता। हम यह नहीं कह रहे हैं कि चीन भी सोवियत रशिया की तरह टूट सकता है, क्योंकि सोवियत रूस अगर टूटा तो उसका कारण था उसका बहुनस्लीय स्वरूप। हालांकि चीन में भी करीब 50 नस्ल के लोग हैं, लेकिन हाँ, एक बात यह हो सकता है कि चीन में साम्यवाद खतरे में आ सकता है, या आगे चीन में कोई बहुत बड़ा बदलाव को रोका नहीं जा सकता है। चीन के हुक्मरान को समझना पड़ेगा कि आप इकोनॉमी को खोलकर और पॉलिटी को बहुत समय तक दबा कर नहीं रख सकते। और खासकर जो शी जिनपिंग हैं, जो वर्चुअल माओ सेतुंग से जब भी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, और विशेषकर जो 20वीं सेंट्रल कमेटी की 20वीं कांग्रेस के बाद जब उन्होंने अपने आप को 2 टर्म प्रेसिडेंट होने के टेन्योर को भी समाप्त कर दिया है और एक तरह से न्यू कल्चर रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रदर्शन सबक है कि सूनर इज़ द बेटर। सिस्टम को में बदलाव लाना पड़ेगा, सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा। यह समय की बात है। जब मुझे याद है, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जब मैं बात बता रहा हूँ आपको 1991 की,
जब 19 उसमें हम लोगों के लिए करंट अफेयर्स था 1991 में, विशेषकर जिसमें 1988 में संभवतः जब ब्रेजनेव आया था, जिसमें इंडिया की दौरा किया था, हम लोग मतलब ब्रेजनेव के फैन थे। हम लोग को लगता था कि सोवियत रशिया से पावरफुल दुनिया में कौन हो सकता है। सोवियत रशिया के इतने बड़े फैन हुआ करते थे, इंडिया का फ्रेंड था, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड फील करते थे। लेकिन अचानक से जो सोवियत रशिया में बदलाव आया तो इंडिया भी अचंभित रह गया, ऐसा कैसे हो गया। तो कई बार क्या होता है पता नहीं चलता है, पॉपुलर अनरेस्ट को बहुत लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। तो मेरी इस लेक्चर का आशय सिर्फ यही है कि समय के साथ सभी को बदलना पड़ता है और डेमोक्रेसी कमज़ोर कभी नहीं होती। अंत में मैं कहना चाहूँगा, अपना उस पहले सीन का क्या रिलीवेंस है, आखिर तवांग में सैनिकों की चहलकदमी मैं क्यों दिखा रहा हूँ। तो चाइना जब भी विपत्ति में आता है तो अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए, जैसे पिछली बार कोविड-19 का शिकार था तो 2020 में लोगों का ध्यान बटाने के लिए इंडिया से बॉर्डर क्लैश कर लिया। आपने देखा उस समय वही घटना हुई। और अब वह जब स्वयं वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन शुरू है और लोगों ने स्वतंत्रता की आकांक्षा दिखानी शुरू कर दी, तो फिर अरुणाचल उसने फिर इंक्रोचमेंट शुरू कर दिया। तो वही मैंने इन दोनों सीन का रेलिवेंस है कि चीन जब भी आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त होता है तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए इंडिया के साथ टेंशन क्रिएट करता है। इंडिया को विशेष रूप से सावधान इसलिए रहना पड़ेगा, एक तो वहाँ पर जो हुक्मरान है वह हुक्मरान कंप्लीट डिक्टेटर है। कम से कम डेंग चियाओपिंग के समय हमको याद है जब राजीव गांधी 1988 में जब यात्रा की थी, तो चलिए कम से कम मौखिक रूप से डेंग चियाओपिंग ने राजीव गांधी का हाथ पकड़ के कहा था कि अब ये नई पीढ़ी के लोग हम पुरानी पीढ़ी को सिखाएंगे कि कैसे जिंदगी जी जाती है। तो मतलब उस समय उसने इंडिया के प्रति थोड़ा सा गर्माहट दिखाई थी। अब आप देखते हैं कि शी जिनपिंग के एरा में, क्योंकि इनका वन मैन डिक्टेटरशिप, इनका इंटरनल प्रॉब्लम, वो इंडिया और चाइना के बीच और भी भविष्य में रिफ्ट पैदा कर सकता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट। तो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं लेक्चर को यही समाप्त करना चाहूँगा, फिर आगे किसी और लेक्चर के साथ। उम्मीद है कि आप लोग इससे इनलाइटन हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।